आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मॉक टेस्ट संख्या इससे पहले मैंने 27 मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं, जिनको आप देख सकते हैं, अपनी प्लेलिस्ट भी उनकी बना दी गई है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आज के मॉक टेस्ट का 18 जनवरी का मॉक टेस्ट क्या कहता है। पहला प्रश्न, अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है। तो दोस्तों, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, तो उसको इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, परमाणुकता कहा जाता है। अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या परमाणुकता कहलाती है। क्लियर, आप याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु की खोज किसने की थी, तो आप याद रखिएगा जॉन डाल्टन। परमाणु की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है, तो जॉन डाल्टन ने खोज की थी परमाणु की। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन क्या है। दोस्तों, ओजोन का जो सूत्र होता है वो आप याद रखिएगा O3 होता है। तो ओजोन जो है ना, ये ऑक्सीजन का एक अपर रूप होती है। सही जवाब क्या होगा, एलोट्रॉप्स होती है, ऑप्शन सी। ओजोन अपर रूप है ऑक्सीजन का। ठीक है दोस्तों, ओजोन परत कहाँ मिलती है, तो समताप मंडल में मिलती है। ओजोन परत कहाँ मिलेगी, तो समताप मंडल में मिलती है। और ओजोन परत की इकाई जो है, ये क्या है, डॉप्सन होती है। ओजोन परत की इकाई डॉप्सन यूनिट होती है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर पूछा जाए कि हमारी जो ओजोन परत है, ये सबसे ज़्यादा डैमेज किससे होती है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से सबसे ज़्यादा डैमेज होती है। CFC इसको कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ओजोन परत क्या है, कैलोट्रॉप है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, केंद्रीय विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, केंद्रीय विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखिएगा 1925 में जब चुनाव हुआ, तो चुनाव के पश्चात स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल जो केंद्रीय विधानसभा बनी थी, उसके पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, विट्ठल भाई पटेल। याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये स्वराज पार्टी से संबंधित है, तो ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर कौन है, तो हमारे देश की जो पहली लोकसभा गठित हुई, उसके अध्यक्ष थे, उसके स्पीकर हैं। तो पहली लोकसभा के स्पीकर कौन थे, जीबी मावलंकर। और जीबी मावलंकर को लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, लोकसभा का जनक जीबी मावलंकर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रीय विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसकी रिपोर्ट को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा गया, इसका सही जवाब क्या होगा आपका, चार्ल्स वुड। वुड आयोग को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। ये जो वुड आयोग आया था, इसने प्राथमिक शिक्षा से लेकर भारत में महाविद्यालय तक की शिक्षा जो थी, उसको मतलब सुचारू रूप से चलाने की योजना बनाई थी। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया वुड डिस्पैच। और ये कब आया था, 1854 में। तो वुड डिस्पैच 1854 में आया था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें शिक्षा की, तो भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा किस सूची का विषय है, तो आप याद रखिएगा शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। और भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है, ये भी आप याद रखें। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है, 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। आपसे पूछा गया था कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा, तो वुड आयोग, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है। दोस्तों, पीसा की झुकी हुई मीनार एक जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक है। तो ये कहाँ पर है, इटली में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी, इटली। इटली की राजधानी क्या है, रोम। रोम। और यहाँ पे कौन सी नदी बहती है रोम में, टाइबर। तो रोम शहर जो है टाइबर नदी के किनारे है, इटली की राजधानी है। पीसा की झुकी मीनार इटली में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है फ्रांस। कभी क्वेश्चन आए कि दुनिया में सबसे पहले GST किसने लागू किया था, तो फ्रांस ने लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद के आधार पर कोई भी नागरिक मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर न्यायालय जा सकता है। दोस्तों, मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप रिट दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधीन आता है, ये भी आप याद रखना। और अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय तथा आत्मा कहा किसने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि हाई कोर्ट जाएंगे अनुच्छेद 32 में या सुप्रीम कोर्ट, तो अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और अनुच्छेद 226 में क्या
हाई कोर्ट जाते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है। तो ये आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, किस समिति का अध्यक्ष लोकसभा पदेन अध्यक्ष होता है? दोस्तों, कौन सी समिति हमारी संसद की जिसका अध्यक्ष लोकसभा का स्पीकर होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपको याद रखना है दोस्तों, आपके ऑप्शन है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति या फिर नियम समिति। तो दोस्तों, लोकसभा का अध्यक्ष किस समिति का प्रधान सभापति होता है? तो आप याद रखिएगा, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। लोकसभा में जो नियम समिति होती है, इसमें 15 सदस्य होते हैं जिनका अध्यक्ष स्वयं लोकसभा का स्पीकर होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर कभी क्वेश्चन आए कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं आपके 30। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। तो यहाँ आप याद रखना, नियम समिति का अध्यक्ष स्पीकर होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए क्या होगा? कौन हटाएगा? राष्ट्रपति, संसद या न्यायालय? तो जवाब होगा लोकसभा के द्वारा ही अपने अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है? तो आप याद रखिएगा, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो इसका संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक भी कहा गया है। तो गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक जो है, ये तुगलक वंश का संस्थापक है। आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका सही जवाब क्या होगा आपका? यकृत। इन ऑप्शन में यकृत सबसे बड़ा अंग है। यकृत को लीवर भी कहा जाता है, सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। ठीक है, हमारे शरीर में पित्त का स्राव या शरीर को विषहीन बनाने का काम कौन करता है? वो लीवर करता है। ठीक है, और लीवर ही क्या होता है? विटामिन का संश्लेषण भी करता है। तो ये आप याद रखिएगा, लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गुर्दा या किडनी। अगर आपसे पूछा जाए किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन कहलाती है। नेफ्रॉन। क्लियर? अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। मानव का हृदय 4 चैम्बर में विभक्त होता है। और एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, जो हृदय की धड़कन बनती है ना, वो 0.8 सेकंड में एक बार बनती है। तो एक धड़कन बनने में 0.8 सेकंड का समय लगता है, और धड़कने 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। तो 1 मिनट में लगभग सामान्य हृदय 72 बार धड़कता है। ये भी आप याद रखना। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है, ये आप याद रखिएगा। मस्तिष्क की बात करूं दोस्तों, तो मानव शरीर के जो मस्तिष्क है, इसकी इकाई क्या है? न्यूरॉन। मस्तिष्क की इकाई न्यूरॉन होती है और गुर्दे की इकाई नेफ्रॉन होती है। दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, न्यूरॉन कोशिकाएं हमारे दिमाग में पाई जाती हैं और नेफ्रॉन कोशिकाएं हमारे गुर्दे में पाई जाती हैं। सबसे बड़ा अंग पूछा गया था, ऑप्शन बी यकृत सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत की भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी? तो दोस्तों, भारत की पहली महिला राजदूत कौन बनी थी? तो आपको याद रखना है, भारत की पहली महिला राजदूत थी विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, विजय लक्ष्मी पंडित। ये जो विजय लक्ष्मी पंडित है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है, दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? दोस्तों, दास प्रथा जो भारत में खत्म की, वो किसके द्वारा खत्म की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका कि दास प्रथा जो खत्म की, वो की थी लॉर्ड एलन बरो ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दास प्रथा को खत्म करने का श्रेय लॉर्ड एलन बरो को जाता है 1843 में। ठीक है, 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है, तो आप याद रखना गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में कॉर्नवालिस की कब्र है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे दक्षिणी प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? दक्षिणी प्रशांत महासागर का चौराहा फिजी को कहा गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, फिजी। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है दक्षिण
प्रशांत महासागर का चौराहा फिजी को कहा गया है। ठीक है। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और मैं एक चीज बताऊं, प्रशांत महासागर में रिंग्स ऑफ फायर बनती है, रिंग्स ऑफ फायर। तो रिंग्स ऑफ फायर जो है ना, ये एक ज्वालामुखी की पट्टी है प्रशांत महासागर में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, रिंग्स ऑफ फायर ज्वालामुखी है ये। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों, भारतीय विज्ञान संस्थान उस शहर में जिसे भारत की विज्ञान नगरी कहा जाता है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन डी, बेंगलोर में है। ऑप्शन डी, बेंगलोर। ये भी आपको याद रखना है। बेंगलोर को और क्या कहा गया? भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा गया है? बेंगलोर को कहा गया है, ये भी आप याद रखना। और भारत की स्पेस सिटी भी बेंगलोर को कहा जाता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में ही तो है। नेक्स्ट आपका, मपूतो किस देश की राजधानी है? दोस्तों, मपूतो की बात करें अगर हम, तो ये अफ्रीका का एक देश है, मोजाम्बिक। ऑप्शन डी, मोजाम्बिक की राजधानी है मापुतो। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि घाना की राजधानी क्या है, तो अकरा, अकरा घाना की राजधानी है। और अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा, लुआंडा अंगोला की राजधानी है। सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया, विक्टोरिया। तो सेशल्स की राजधानी आप याद रखें, विक्टोरिया की राजधानी है। मापुतो मोजाम्बिक की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे साइनो कोबालामिन के नाम से जाना जाता है? तो कुछ साइनो मतलब नीला, ठीक है, कोबालामिन, कोबालामिन मतलब कोबाल्ट, मतलब इस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको साइनो कोबालामिन कहा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विटामिन बी 12। ऑप्शन ए, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसके कारण इसको साइनो कोबालामिन कहा गया है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है बी 7, बी 7 को क्या बोलते हैं? बायोटिन, बायोटिन। ठीक है। और विटामिन बी 9 को क्या बोलेंगे? फॉलिक अम्ल बोलेंगे, फॉलिक अम्ल। तो ये भी आप याद रखिएगा, फॉलिक अम्ल विटामिन बी 9 का नाम है। और विटामिन बी 5 को क्या बोलते हैं? पेंटाथेनिक, विटामिन बी 5 पेंटाथेनिक। ठीक है, आपसे पूछा गया था साइनोकोबालामिन विटामिन बी 12। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, विटामिन शब्द किसने दिया है? फंक ने दिया था। विटामिन शब्द किसने दिया? फंक। और विटामिन दो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं आपके वसा में घुलने वाले, एक होते हैं जल में घुलने वाले। तो बी और सी जो हैं ये जल में घुलने वाले हैं, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के ये वसा में घुलने वाले होते हैं। ठीक है, दोनों आप याद रखिएगा, ए, डी, ई और के ये वसा में घुलने वाले हैं, और बी और सी जल में घुलने वाले हैं। आपसे पूछा गया था साइनोकोबालामिन बी 12। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सूर्योदय का देश कहा जाता है? दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो ऑप्शन बी, जापान में दिखाई देता है। जापान को द लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा गया है। और जापान का एक नाम और है, निप्पन, निप्पन। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। ठीक है। और जापान की संसद को डायट कहा जाता है, डायट। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो जापान है, जापान की राजधानी टोक्यो कौन से द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। जापान की राजधानी टोक्यो कौन से द्वीप पर है? तो होन्शु द्वीप पर है, ये भी आपको याद रखना है। जापान। क्लियर। अच्छा चलो, एक चीज बताता हूँ आपको। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि मध्यरात्रि सूर्य की भूमि किसे कहा गया? नॉर्वे को। और उगते सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? जापान को। और छिपते सूर्य की भूमि किसे कहा गया? तो ब्रिटेन को। दोबारा समझ लीजिए, उगते सूर्य की भूमि जापान, मध्यरात्रि सूर्य की भूमि नॉर्वे, और छिपते सूर्य की भूमि ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है कि दरवाजे बंद हो चुके हैं, और जब दरवाजे बंद होंगे तो ना तो आयात होगा और ना ही निर्यात। तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूर्णतः बंद हो जाता है, अर्थात जिस अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात नहीं होता, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो आयात निर्यात जिसमें बंद है वो बंद अर्थव्यवस्था है, ये आप याद रखना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, नाटो, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना था? दोस्तों, नाटो का 31वां सदस्य देश बना था आपका फिनलैंड। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। ठीक है, हेलसिंकी की राजधानी है। और नाटो कब बना था वैसे? तो 1949 में बना था नाटो। और नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नाटो का मुख्यालय बेल्जियम में है। ठीक है, ब्रुसेल्स में है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपकी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों, गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है, और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए कभी कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री के पास से, बंदर पूंछ।
बंदर पूंछ हिमनद से निकलती है, ठीक है, ये आप याद रखना, पूछा जाता है आपके एग्जाम में बंदर पूंछ। दोस्तों गंगा नदी की बात करें तो गंगा जो है ये देवप्रयाग से निकलती है, देवप्रयाग, और देवप्रयाग में दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और प्लस भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर गंगा बनती है देवप्रयाग में, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ लिखा गया है सरयू, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है, तो ये भी आपको याद रखना है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। आपसे पूछा गया था गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों मेरियाना ट्रेंच जो है ना, ये दुनिया की सबसे गहरी खाई है, और इसकी जो गहराई है वो है 11,033 मीटर। तो ये कहाँ पर आती है? आपकी प्रशांत महासागर में। दुनिया की सबसे गहरी गर्त मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है, ये भी आप याद रखना। अच्छा, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा? सुंडा, सुंडा या जावा? तो सुंडा गर्त जो है ये हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों डायलिसिस जो है ना ये रक्त शोधन की विधि है, और इसमें जो हम डायलिसिस करते हैं वो किसका करते हैं? गुर्दे के लिए करते हैं। तो डायलिसिस जो है वो गुर्दे का कार्य करता है, ये भी आप याद रखिएगा। कृत्रिम तरीके से हमारे ब्लड में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको छानकर अलग करने की विधि है डायलिसिस। तो ये किसका काम है? गुर्दे का कार्य करते हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों महासागर में अगर कोई वस्तु डूबी हुई है तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे सोनार का, ऑप्शन डी, सोनार का प्रयोग करते हैं। और सोनार में कौन सी तरंगें होती हैं? अल्ट्रासोनिक, सोनार में अल्ट्रासोनिक तरंगें होती हैं, तो ये भी आप याद रखना, ठीक है, आपसे पूछा जाता है। तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कभी कि जो मतलब वस्तु है ये सोनार किस सिद्धांत पर काम करेगा? तो ये प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है, प्रतिध्वनि, ठीक है, ध्वनि टकरा के वापस आती है। जैसे मान लीजिए ये सोनार है, ये अपने आप से क्या निकालेगा? ध्वनि तरंगे, और यहाँ पे कोई वस्तु पड़ी हुई है तो ध्वनि तरंगे इस वस्तु से टकरा के वापस होंगी। तो सोनार क्या काम करता है? सोनार ये डिस्टेंस को नापता है कि ये जो तरंगे आ रही हैं वो कितनी दूर से टकरा के वापस आ रही हैं। तो ये आप याद रखिएगा, महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं, और सोनार में अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है तमस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों तमस एक उपन्यास है किसका? भीष्म साहनी का, ऑप्शन ए, भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस, और ये जो उपन्यास है वो हिंदी भाषा में लिखा गया है, ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। और तमस उपन्यास के लिए भीष्म साहनी को 1975 में कौन सा अवार्ड मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, थार मरुस्थल, ठीक है, आपसे पूछा जाता तो आप याद रखिएगा। और थार मरुस्थल में कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी बहती है, थार मरुस्थल में बहने वाली नदी लूनी है, क्लियर, याद रखिएगा। थार का मरुस्थल राजस्थान राज्य में ज्यादा आता है। नेक्स्ट है जोगनी नृत्य उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो दोस्तों जोगनी नृत्य जो है ना ये अवध क्षेत्र में किया जाता है रामनवमी के अवसर पर। तो अवध में कौन सा शहर आएगा आपका? लखनऊ, लखनऊ में किया जाता है जोगनी नृत्य, ठीक है, अवध क्षेत्र में रामनवमी पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कर्मा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो दोस्तों कर्मा लोक नृत्य की बात करें तो कर्मा हो गया आपका या कजरी हो गया आपका, तो ये सोनभद्र में होते हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, सोनभद्र, ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा। अच्छा मथुरा में सबसे फेमस डांस कौन सा है? वह चरकुला, चरकुला, चरकुला डांस जो है ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, तो ये भी आप याद रखिए, आपसे पूछा जाए तो चरकुला डांस मथुरा में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कंप्यूटर में पासवर्ड क्या सुरक्षा करता है? दोस्तों कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा किसकी करता है? तो वो तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से सुरक्षा करता है। मतलब क्या है कि जो हमारे स्पैम होते हैं स्पैम को आने से रोकता है, ठीक है, ये आप याद रखना। अगर क्वेश्चन आए दोस्तों कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम 8000, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, ऑप्शन बी, याद रखें उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। और यूपी का एरिया कितना है? 240,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर यूपी का एरिया है, और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। याद रखना उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में भारत का चौथा बड़ा राज्य है, क्लियर, याद रखना। नेक्स्ट है जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जर्मन साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन था? बिस्मार्क,
बिस्मार्क, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बिस्मार्क जो है ये जर्मनी का एकीकरण के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है हिटलर। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? मीन कैम्प। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो हिटलर की आत्मकथा का नाम है मीन कैम्प, याद रखना। और दास कैपिटल एक पुस्तक है, ये किसने लिखी है? तो दास कैपिटल पुस्तक लिखी है कार्ल मार्क्स ने, ये भी आप याद रखना। तो जर्मन साम्राज्य की स्थापना काउंट बिस्मार्क ने की थी। अच्छा, क्या आपको पता है कि जर्मनी की संसद का नाम क्या है? बुंडसटैग। जर्मनी की संसद को बुंडसटैग कहा जाता है। ठीक है, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। बर्लिन इसकी राजधानी है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कन्फ्यूशियस कौन था? दोस्तों कन्फ्यूशियस एक दार्शनिक है, और ये दार्शनिक जो है वो चीन का है। तो कन्फ्यूशियस चीन का एक दार्शनिक है, ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। कन्फ्यूशियस बाद शांति, न्याय, मानवता के लिए प्रेम पर जोर देता है, ये भी आप याद। दोस्तों टेनिस का जो हार्ड कोर्ट है ना, उसकी सतह कंक्रीट से बनी होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, कंक्रीट। अच्छा, क्या आपको पता है कि डेविस कप का संबंध टेनिस से ही है? डेविस कप टेनिस से संबंधित होता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस किस कृषि उत्पाद के लिए एमएसपी जारी नहीं किया जाता? तो दोस्तों जारी होता है, बनने के लिए एफआरपी जारी होता है। ठीक है, एंड रिलेटेड प्राइस, ये आप याद रखना। और 1966 जारी होता है। ठीक है, तो कौन सा मंत्रालय जारी करता है? तो भारत का जो वाणिज्य मंत्रालय है वो जारी करता है एमएसपी। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, मतलब वह न्यूनतम मूल्य जिसको सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। तो आप याद रखना, एमएसपी जो है गन्ने के लिए जारी नहीं है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका गन्ना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो लखनऊ में है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। और गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? तो वो कोयम्बटूर में है। कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान है, और लखनऊ में गन्ना अनुसंधान केंद्र है, दोनों आप याद रखना। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट टीम की चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम की जो चयन समिति बनी है, उसके अध्यक्ष कौन बने? अजीत आगरकर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, अजीत आगरकर। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका सुनील गावस्कर भारत के महान क्रिकेटर हैं, और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? सनी डेज। सुनील गावस्कर की आत्मकथा का नाम है सनी डेज। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो हुई, ये नागपुर में हुई थी। ऑप्शन ए नागपुर में आयोजित की गई थी, ये आप याद रखना। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है? भारत का विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड में एल्बम ऑफ द ईयर किसको चुना गया था? तो दोस्तों ये थी आपकी बी आर एल्बम ऑफ द ईयर चुनी गई थी, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है? तो दोस्तों संघाई का जो संघाई सहयोग संगठन है, इसका नया सदस्य बना ईरान। ऑप्शन बी ईरान। ईरान का पूरा नाम फारस भी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया था? दोस्तों 2023 की जो गणतंत्र दिवस परेड थी, उसमें उत्तराखंड की झांकी जो थी, इसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का दर्जा दिया गया था, उत्तराखंड। दोस्तों क्या आपको पता है कि लिपू लेक दर्रा किस राज्य में है? लिपू लेक दर्रा, तो आप याद रखना, लिपू लेक दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी होती है, और ये उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड बना था 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, याद रखना। दोस्तों क्या आपको पता है कि राजा जी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो राजा जी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। राजा जी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये भी उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है, क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऑडियो और वीडियो दोनों प्रदान कर रही है इंटरनेट की कौन सी सेवा है? वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑप्शन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अच्छा, ईमेल किसने बनाया था? तो रे टॉमलिंसन ने दुनिया का सबसे पहला ईमेल बनाया था, रे टॉमलिंसन। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है, रे टॉमलिंसन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो दोस्तों भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आपका सही जवाब होगा कानपुर में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब कानपुर। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान भी कानपुर में है, और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर।
किसको कहा गया है? तो कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। क्लियर, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। 40 प्रश्नों का हमने अभ्यास किया। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।